बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल। इस कहानी की शुरुआत में हमें माजी नाम के एक योद्धा को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ होता है। उसकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल माजी का जो सुपीरियर था उसने एक बार उसे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें एक आदमी को मारना है, वो एक करप्ट इंसान है। माजी ने ऑर्डर्स को फॉलो किया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो इंसान करप्ट नहीं था। उसने एक बेगुनाह को मार दिया। इस बात से गुस्सा होकर माजी ने अपने सुपीरियर को और उसके सभी साथियों को मार दिया था, जिसमें उसकी बहन का हस्बैंड भी था और ये उसकी बहन ने देख लिया था, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। मांझी अब हमेशा अपनी बहन का ध्यान रखता है। मांझी को एक दिन जंगल में एक औरत मिलती है जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है और ये पिछले 800 सालों से जिंदा है, यानी कि ये एक तरह से अमर है। और जब मांझी इस औरत से बात कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि कुछ हत्यारों ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है। मांझी उनके सामने जाता और कहता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं कहूंगा। वो हत्यारे उसके हथियार उसे नीचे रखने को कहते हैं। मांझी अपने हथियार नीचे रख देता है, लेकिन इसके बाद भी इन हत्यारों का जो लीडर होता है वो मांझी की बहन को मार देता है। ये देखकर मांझी अपना आपा खो देता और इन सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी उसके पास वही औरत आती है जो पिछले 800 सालों से जिंदा है। मांझी उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वो औरत पवित्र ब्लड वॉर्म से मांझी के घावों को भर देती है, जिससे मांझी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अब कहानी जाती है यहाँ से 52 साल आगे, जहाँ पर हमें रिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पिता एक मास्टर होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अनोत्सु नाम का एक आदमी आता है जो अपनी सीक्रेट सोसाइटी चलाया करता था, और जो भी उसका साथ नहीं देता वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। रिन के पिता उसका साथ देने से मना कर देते हैं, इसीलिए वो रिन के माता पिता दोनों को मारकर इस जगह से चला जाता है। और अब रिन अपने माता पिता की मौत का बदला अनोत्सु से लेना चाहती है, और जब वो उनकी ग्रेव के पास होती है तो वहां पर वही औरत आती है जिसने आज से 52 साल पहले मांझी के जख्मों को ठीक करके उसे दोबारा से जिंदा कर दिया था। वो रिन से कहती है कि तुम्हें अपने लिए एक रक्षक की जरूरत है, तुम्हें मांझी नाम के एक आदमी को ढूंढना होगा। अगर वो तुम्हारा रक्षक बनने को तैयार हो जाता है तो तुम अपने पिता की मौत का बदला आराम से ले सकती हो, क्योंकि मांझी हमेशा जिंदा रहेगा, वो अमर है। और अब रिन किसी भी तरह से मांझी को ढूंढना चाहती है। वो किसी तरह से मांझी तक पहुंच जाती है और हमें यहाँ पर मांझी को दिखाया जाता है जो आज 52 साल बाद भी पूरी तरह से जवान है, जैसे वो 52 साल पहले था। यानी कि ना तो वो कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी मरेगा। मांझी जब रिन को देखता है तो उसे अपनी बहन की याद आती है, क्योंकि वो उसी की तरह दिख रही होती है। रिन मांझी से कहती है कि तुम मेरे रक्षक बन जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लेकिन मांझी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी का भी कत्ल अब नहीं करता। और इसके बाद रिन वहां से चली जाती है और तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। ये एक हत्यारा है, ये ओनोत्सु का काम होता है। ओनोत्सु वही है जिसने रिन के माता पिता को मारा था, और अब रिन को इसे देखकर गुस्सा आता, वो इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है, ये रिन को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर मांझी आ जाता है। मांझी इस हत्यारे से फाइट करता है, लेकिन ये हत्यारा इतना स्ट्रांग होता है कि वो मांझी को मार देता है। और जब इसके बाद वो रिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी मांझी पीछे से उसे तलवार से मार देता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब वो रिन को बताता है कि ना मैं कभी बूढ़ा हो सकता हूँ ना ही मर सकता हूँ, मेरे घाव अपने आप ही भर जाते हैं। और वो रिन का साथ देने के लिए, उसके माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए भी मान जाता है। वहीं ओनोत्सु को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि रिन ने किसी आदमी के साथ मिलकर उसके योद्धा को, उसके आदमी को मार दिया है। इसीलिए ओनोत्सु अपने आदमियों को रिन को और उस आदमी को ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं रिन अपनी तलवार बनाने के लिए एक जगह जाती है जहां पर उसे अपने पिता की तलवार दिखती है, और तभी वहां पर ओनोत्सु का वही आदमी आता है जिसे ओनोत्सु ने रिन को और मांझी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो रिन के पिता की तलवार लेकर वहां से चला जाता है। रिन ने अपना चेहरा ढका होता है, इसीलिए वो आदमी रिन को पहचान नहीं पाता। और अब रिन मांझी के पास जाती है और कहती है कि मैंने एक आदमी को देखा जो मेरे पिता की तलवार ले गया, वो ओनोत्सु का आदमी है। ये सुनने के बाद मांझी रिन के साथ उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल
निकल पड़ता है, लेकिन जल्दी वो आदमी खुद रिन और माजी तक पहुंच जाता है, जिसके बाद माजी के बीच में और उस आदमी के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के दौरान माजी दलदल में फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को हरा देता है। हालांकि माजी इसे मार सकता है, लेकिन वो इसे नहीं मारता। वो इससे रिन के पिता की तलवार लेकर इसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन अब इस आदमी को पता चल चुका है कि माजी कोई आम इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता, वो एक अमर इंसान है। वो अब रिन के पिता की तलवार रिन को लौटा देता है, जिस तलवार को पाकर रिन बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ओनोत्सु के उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे माजी ने जिंदा छोड़ दिया था। वो ओनोत्सु को बताता है कि रिन के साथ एक ऐसा आदमी है जिसे मारा नहीं जा सकता, उसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं। मुझे लगता है कि वो अमर है, हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ओनोत्सु किसी भी तरह से अपने आदमियों की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो अपने एक और आदमी को माजी और रिन को मारने के लिए भेजता है। वहीं रिन और माजी जब एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी माजी के पास एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं ओनोत्सु को खत्म करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उसे मार सकते हैं। लेकिन माजी साफ साफ मना कर देता है, और इसके बाद ये आदमी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है, ये माजी के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ये ओनोत्सु का वही आदमी है जिसे उसने माजी और रिन को मारने के लिए भेजा है। लेकिन ये योद्धा भी माजी के आगे टिक नहीं पाता, माजी इसे भी खत्म कर देता है। और जब वो रिन के साथ यहाँ से निकलने वाला होता है कि तभी ये आदमी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर माजी पूरी तरह से हैरान होता है, और ये आदमी बताता है कि जिस तरह से तुम्हारे घाव अपने आप ही भर जाते हैं, उसी तरह से मेरे घाव भी अपने आप ही भर जाते हैं। मेरी उम्र 200 साल है, जो शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं वो शक्तियां मेरे अंदर भी है। और ये कहकर ये माजी के ऊपर हमला कर देता है, उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देता है, जिसके बाद माजी के घाव अपने आप ही भरना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसने अपनी तलवार में जहर लगाया होता है, जिस वजह से माजी की बॉडी में जो पवित्र ब्लड वॉर्म थे, जो उसके घाव को पूरी तरह से भर देते थे, वो अब कमजोर हो गए होते हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। माजी रिन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन माजी जब पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो एक बार फिर से वो रिन को बचाने के लिए उस आदमी तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें माजी उस आदमी को जख्मी कर देता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और अब वो अपनी तलवार में एक बार फिर से वही जहर लगाता है, जिस जहर से माजी को रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। लेकिन जब माजी से वो फाइट करता है तो माजी उसकी तलवार से उसी को मार देता है। दरअसल ये आदमी पिछले 200 सालों से जिंदा था, और ये चाहता था कि माजी उसे मार दे ताकि उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए। पिछले 200 सालों से इस दुनिया में जिंदा रहकर वो तंग आ चुका है। वहीं ओनोत्सु को पता चलता है कि माजी ने उसके दूसरे आदमी को भी मार दिया है, और अब वो अपनी सबसे बड़ी योद्धा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा वफादार होती है, जिसका नाम चिली है, उसे माजी को और रिन को मारने के लिए भेजता है। चिली जल्दी माजी और रिन तक पहुंच जाती है, वो माजी के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल माजी के जख्म अब भी पूरी तरह से भरे नहीं है, वो पहले से कमजोर हो चुका है। चिली जो कि एक बहुत बड़ी योद्धा है, वो माजी को हरा देती है और उसके सामने तलवार लेकर उसे मारने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी माजी के सामने रिन आ जाती है। वो कहती है कि ये मेरा रक्षक है और मैं किसी भी कीमत पर इसे मरने नहीं दूंगी। ये देखने के बाद चिली को एहसास होता है कि शायद वो गलत पक्ष की तरफ खड़ी है। ओनोत्सु जिसके लिए वो कई सालों से काम कर रही है, जिसके लिए वो वफादार है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए वो तय करती है कि वो ओनोत्सु के ग्रुप को छोड़ देगी और जिंदगी में सही रास्ते पर चलेगी। रिन अब माजी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है, और अगली सुबह जब वो बाहर जंगल में जाती है तो देखती है कि ओनोत्सु वहां पर तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो अपने आपे को खो देती है। वो अपने माता पिता की मौत का बदला ओनोत्सु से लेना चाहती है। वो उसके सामने आकर उस पर हमला करती है, लेकिन ओनोत्सु अपनी तलवार की धार से एक ही बार में उसके वार को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हालांकि ओनोत्सु उसे मार सकता है, लेकिन वो रिन को नहीं मारता। उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए मारा था। ये कहकर वो उस जगह से चला जाता है। अगले दिन रिन और माजी एक लड़के से मिलते हैं जो दूसरे ग्रुप का लड़का होता है, और ये लोग भी ओनोत्सु को मारना चाहते हैं। इसीलिए माजी और रिन इसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इन्हें पता चलता है कि ओनोत्सु जल्दी कहीं जाने वाला है, और ये उसी रास्ते पर उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जल्दी ओनोत्सु इन्हें दिख जाता है, लेकिन ये ओनोत्सु नहीं होता, बल्कि ये एक लड़की होती है जिसे ओनोत्सु का रूप देकर भेजा होता है। ये समझ जाते हैं कि इनके लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया गया है,
और अब ओनोत्सु के कई लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन माजी उस लड़के के साथ मिलकर सबको खत्म कर देता है। अब यहाँ पर वो लड़की जिसे ओनोत्सु का रूप बनाकर भेजा गया था, वो लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। रिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिन पर हाथ उठाता है, साथ ही वो रिन को मारने की कोशिश करता है। और जब ये माजी देखता है तो वो उसके उस हाथ को अलग कर देता है। वो लड़का इस जगह से डर कर भाग जाता है और अब रिन और माजी वापस आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह माजी को रिन का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि वो अकेले ओनोत्सु से बदला लेने के लिए जा रही है। माजी भी उसके पीछे निकल पड़ता है। वही ओनोत्सु को दिखाया जाता है जो एक काउंसिल के लीडर से मिलता है। दरअसल इस देश में जितने भी ग्रुप्स हैं जो कि समुराई ग्रुप्स हैं, ये सब उनके लीडर है। ओनोत्सु भी अपना समुराई का एक लीगल यानी कि जो सबकी नजरों में अच्छा ग्रुप हो ऐसा ग्रुप खोलना चाहता है, जिसके लिए उसे परमिशन की जरूरत है। उसे बताया गया था कि यहाँ पर उसे परमिशन मिल जाएगी, लेकिन ये उसके लिए एक ट्रैप बिछाया होता है। ओनोत्सु समझ जाता है कि उसे मारने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही उसके ग्रुप को जिसे वो लीगल करना चाहता था उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। उसके सभी लोगों को मार दिया गया है और अब ओनोत्सु अकेला बचा है। यहाँ पर ओनोत्सु को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। रिन भी ओनोत्सु से अपने माता पिता का बदला लेने के लिए यहाँ पर पहुंच गई होती है, लेकिन अब समुराई के सारे ग्रुप्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और ये किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए एक आदमी रिन को मारने के लिए आता है, लेकिन तब तक यहाँ पर माजी पहुंच जाता है। वो उस आदमी को मार देता है और कहता है कि अगर रिन को किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगा। और अब समुराई का जो लीडर होता है वो कहता है कि इन सब को खत्म कर दो। जिसके बाद माजी और ओनोत्सु दोनों इन सभी लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। वो धीरे धीरे के करके लगभग सभी लोगों को मार देते हैं और तभी दूर से एक समुराई गोली चलाता है। पर इससे पहले कि गोली ओनोत्सु को लगती तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसे ओनोत्सु ने रिन और माजी को मारने के लिए भेजा था, जिसने माजी को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि उसे ओनोत्सु का रास्ता गलत लगा था। और अब उस लड़की की मौत हो जाती है, जिससे ओनोत्सु को बहुत दुख होता है क्योंकि ये उसकी वफादार थी। वही हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसका माजी ने हाथ काट दिया था और अब वो माजी और रिन से बदला लेने के लिए रिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। माजी भी उसका पीछा करता है। उसने रिन को बांधा हुआ होता है। वो माजी से कहता है कि तुम अपने हथियार डाल दो और माजी के सामने वही सिचुएशन आ जाती है जो आज से 52 साल पहले आई थी, जब कुछ लोगों ने हत्यारों ने उसकी बहन को पकड़ लिया था और उसे कहा था कि अपने हथियार नीचे रख दो। माजी ने अपने सभी हथियार नीचे रख दिए थे। वो इस बार भी अपने सभी हथियार नीचे रख देता है, लेकिन एक चाकू अपने पास बचा कर रखता है और जैसे वो आदमी थोड़ा सा आगे आता है, माजी चाकू से उस रस्सी को काट देता है जिस रस्सी से रिन को बांधा हुआ होता है। रिन वहां से भाग जाती है और अब माजी और उस आदमी के बीच में फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान ये ऊपर से नीचे गिरते हैं। माजी तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन वो आदमी रस्सी से पकड़कर नीचे पहाड़ की चट्टान पर लटक जाता है। माजी से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन माजी उसे वहां से गिराकर मार देता है और अब ये दोनों उस जगह आते हैं जहां पर ओनोत्सु है। ओनोत्सु समुराई के लीडर को भी मार देता है क्योंकि उसने उसकी सबसे वफादार लड़की को मारा होता है। और अब यहाँ पर ओनोत्सु, माजी और रिन बचे हुए हैं। माजी और ओनोत्सु के बीच में फाइट होती है, लेकिन ओनोत्सु को माजी हरा देता है और वो रिन से कहता है कि तुम इसे मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला ले लो। ओनोत्सु कहता है कि मेरी मौत का बदला लेने के लिए मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। और अब रिन ओनोत्सु को मारने के लिए उस तरफ जाती है। माजी समझ जाता है कि वो उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो उससे पहले उसे एक बार फिर से जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो रिन को कहता है कि अब इसे मारो और रिन उसे मारकर अपने माता पिता की मौत का बदला ले लेती है। हालांकि माजी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, लेकिन जल्दी उसके घाव पूरी तरह से भर जाएंगे और इस तरह से इस बैटल में माजी और रिन बचते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।